काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम फिजिक्स पढ़ के अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें, और उसको समझ के हम ऐसी मशीनें बना सकें जिससे ह्यूमन लाइफ आसान हो जाए। तो गैसेज जो हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन दिस सेंस, क्योंकि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग मेनी मशीन्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स, पावर प्लांट्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनमें गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें ये मशीनें डिजाइन करनी है या इनके बारे में कुछ भी समझना है, तो हमें गैसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैप्टर हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर का ज्यादातर डेवलपमेंट जो है वो 19th सेंचुरी में हुआ था। 19th सेंचुरी में यूरोप में। ये वो टाइम था जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मशीनें बनाई जा रही थी। तो उसमें पाया गया कि गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तब जाके गैसेस पे बहुत एग्रेसिव रिसर्च होना स्टार्ट हुई और इस चैप्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। मॉडल ऑफ गैस। तो गैसेस को पढ़ने में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि गैसेस को इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। टिकती तो है नहीं, तो उनकी फील लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो गैसेस की थोड़ी फील लेने के लिए एक एनालॉजी देखें आप। ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है कि यहां mg फोर्स नहीं लग रहा होगा। नो mg फोर्स। mg फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो इस बॉक्स में हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स हैं। ऐसे सपोज करें, बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स रख दी हमने। अब ये जो बॉल्स है, इन सबको हमने रैंडम डायरेक्शन में, किसी ना किसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी। सबको सबको कुछ ना किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब क्या होगा? देखो, ये सारे बॉल्स मूव करेंगे, मूव करेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। और इनका मोशन जो है वो रैंडम मोशन हो जाएगा। हर जैसे ये बॉल जाके मान लो इससे टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कुछ। फिर ये इससे टकराया, फिर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। मतलब यही सिलसिला चलता रहेगा। सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते रहेंगे। ये सिस्टम अब कुछ और नहीं बल्कि गैस है। गैस। तो गैस को जब भी आपको इमेजिन करना हो, तो आप सोच सकते हैं बहुत सारे छोटे 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 बॉल्स हैं, और वो बॉल सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा होता है गैस में। गैस में बस ये छोटे छोटे बॉल्स जो हम बोल रहे हैं, उसकी जगह पे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो नाउ गैस को इमेजिन करना आपके लिए आसान होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि गैस कैन बी थॉट ऑफ, गैस कैन बी थॉट ऑफ एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, molecules basically, doing random motion and colliding with each other, in a gravity free space. तो ऐसा लिख सकते हैं हम गैस के लिए। वही बात है जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की है, नथिंग एल्स। अब देखो क्या होता है कि जो रियल गैसेस होती हैं, मतलब रियल गैसेस मतलब जो गैसेस होती हैं एक्चुअली में, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो गैसेस होती हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गैसेस होती हैं। इनको अभी समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम इन गैसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे अभी, और हम ऐसा मानेंगे कि ये जो गैसेस होती हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करती हैं, कुछ चीजें हम एज्यूम करेंगे उनके बारे में। ऐसा करने से गैसेस को पढ़ना थोड़ा आसान होगा। तो ये जो रूल्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, पॉस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये पॉस्टुलेट्स क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव
same size and shape. Have same size and shape. Molecules of a gas have same size and shape. This thing is very simple. अगर हमारे पास कोई बॉक्स में कोई गैस है तो ये तो बहुत क्लियर सी और आसान सी बात है कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका साइज सेम होगा और सबका शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स एक ही गैस के हैं तो। सेकेंड पॉस्टुलेट होता है कि मॉलिक्यूल्स डू रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स डू रैंडम मोशन, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो हमने देखा ही है कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते। थर्ड पॉइंट इज ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड। ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड, इसका मतलब है कि mg फोर्स जो लग रहा होगा इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, mg फोर्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस मेक सेंस, क्योंकि किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो तो बहुत ही कम होगा, तो क्योंकि मास इज टेंडिंग टू जीरो इसलिए mg फोर्स विल ऑल्सो बी टेंडिंग टू जीरो, तो हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स of gas obey Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. तो फोर्थ रूल या फोर्थ एजम्पशन हमारा ये है कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो न्यूटन्स के जो लॉज हैं उसको ओबे करेंगे। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि यार इसमें कौन सी नई बात है, न्यूटन तो भगवान था फिजिक्स का, उसने लॉ दिया था F = ma, तो वो तो वैलिड होगा ही, मॉलिक्यूल्स को फॉलो करेंगे। बट कि ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट लोग भी पहले ऐसा सोचते थे कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनको F = ma ओबे करना चाहिए, लेकिन बाद में जाके ये क्लियर हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट वैलिड फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए न्यूटन की इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। आपको शायद सरप्राइजिंग लग रहा होगा बट ऐसा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके लिए F = ma वैलिड नहीं होता है। इनके लिए अलग इक्वेशंस वैलिड होती है, उनके लिए अलग फिजिक्स होती है जो कि हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स एक अलग ही ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें हम पढ़ते हैं कि इन छोटे चीजों के लिए क्या फिजिक्स एप्लीकेबल होती है। तो अगर देखा जाए तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए F = ma वैलिड नहीं होता है, बट फिर भी यहां पे हम ये एज्यूम करेंगे कि उनके लिए F = ma वैलिड है, तो हम एज्यूम करेंगे F = ma वैलिड है उनके लिए, सही है। तो इससे क्या होगा आप देखो कि ऑब्वियसली एग्जैक्टली सही रिजल्ट तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, और उस अप्रोक्सीमेट रिजल्ट से भी हमारा काम चल जाता है। That's why we are saying molecules obey Newton's laws of motion. फिफ्थ पॉइंट है molecules do elastic collision. Do elastic collision. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हम ऐसा मानते हैं कि इनके अंदर जो कोलिजन हो रहा है आपस में वो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक। उन कोलिजन्स को हम इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, इन इलास्टिक क्यों नहीं बोल रहे हैं उनको? उसका एक रीजन ऐसा सोचा जा सकता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन होता है, अगर आपको याद हो डिफॉर्मेशन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो यहां जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, अगर कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हो जाता, शेप चेंज हो जाता, तो मतलब कैसा कोलिजन होता, इनइलास्टिक, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में ही शेप चेंज होता है। लेकिन ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि यार कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अगर शेप नहीं चेंज हो रहा है मतलब देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, एंड इट मींस दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। सही, आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों हम इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं।
Now let's move to the next one. Sixth postulate is, this is an important postulate, let me tell you. Molecules exert force on each other only during collision. Only during collision. Molecules exert force on each other only during collision. कहने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे पे फोर्स सिर्फ तभी लगाते हैं जब ये कोलाइड करते हैं. जब ये मॉलिक्यूल यहां है और ये यहां है, तो ये जंक्शन ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे. हाँ, ये दोनों जब आके कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो टकराते टाइम एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. वैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लें, ये और ये, तो ये दोनों अभी दूर है, एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे. हाँ, ये दोनों अगर कभी कोलाइड करते हैं तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. हालांकि ये जो जंक्शन है, इसमें एक प्रॉब्लम है. हम ऐसा मान जोड़ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जो समझना चाहिए आपको. सपोज करो ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के रैंडम मोशन कर रहे हैं. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है. ऐसे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. तो अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो ऐसा होता है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो वही, तो यहां प्लस है और यहां माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं. तो अभी ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है ना? ये जो फोर्स होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बाद में हम इस फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर्स में. तो पॉइंट इज, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट कोलाइडिंग. बट जब हम ये वाला जंक्शन लिख रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये फोर्स बहुत कम है, इसलिए इस फोर्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है. 7 पॉस्टुलेट देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ. यहां ये सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं बॉक्स के अंदर. ठीक है, तो सपोज करो किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया मैंने, तो क्या ये हमेशा सेम स्पीड से चल रहा होगा? किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, तो क्या ये हमेशा सेम स्पीड से चलता है? ये बताना है हमको. द आंसर इज क्लियरली नो. देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी स्पीड से चल रहा होगा, चलते चलते ये इससे टकरा गया, टकराने के बाद इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. फिर ये चल रहा है, इससे टकरा गया, टकराने के बाद फिर से इसकी स्पीड चेंज हो गई, फिर इससे टकरा गया. तो हर टक्कर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? चेंज. तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंजेस आफ्टर एवरी कोलिजन. हर कोलिजन के बाद बेचारे की स्पीड चेंज हो जाती है. अब एक और चीज आप बताएं मुझे, यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. क्या सारे मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से चल रहे हैं? ये बताना है आपको. मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है. क्या सब सेम स्पीड से चल रहे हैं? वंस अगेन क्लियरली द आंसर इज नो. ऐसा नहीं है. सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी. हाँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा हो सकता है कि 2-4 की स्पीड सेम हो, फिर कुछ 2-4 की स्पीड सेम हो, बट इन जनरल सबकी स्पीड अलग अलग होगी. तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स मूव विथ डिफरेंट स्पीड्स. तो द बेसिक पॉइंट इज, सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से चल रहे होते हैं, और किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले लें तो उसकी स्पीड भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है. सो फाइनली ये जो 7th पॉस्टुलेट है वो ये बोलता है कि एज देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ molecules
in a box, speed distribution is independent of direction, time and position। देखिए क्या मतलब इसका, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड इट। देखो ये पॉस्टुलेट बोल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सही में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बॉक्स के अंदर, बहुत छोटे छोटे तो होते ही हैं सारे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ ऊपर जा रहे होंगे, कुछ नीचे जा रहे होंगे, सही है। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ जा रहे होंगे उतने ही लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, जितने ऊपर जा रहे होंगे उतने ही नीचे जा रहे होंगे। हर डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे, मतलब क्योंकि हर डायरेक्शन सिमेट्रिक है, ये डायरेक्शन कोई खास नहीं है कि इधर ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएं, ये डायरेक्शन उतनी ही खास है जितनी है, हर डायरेक्शन इक्वली खास है। देखो अगर हमने mg फोर्स कंसीडर किया होता तो ये वाली डायरेक्शन खास हो जाती, क्योंकि इस डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होता, बट इस फोर्स को तो हम कंसीडर कर नहीं रहे। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, हर डायरेक्शन इक्वली खास है, तो हर डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी। तो वही मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। फिर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, आप देखो सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब t1 टाइम पे, जैसे t1 टाइम पे यहां पे ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब जैसे हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड हो सकती है, तो किसी t1 टाइम पे यहां पे ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम किसी और टाइम पे आए, मान लो t2 टाइम पे आते हैं, 1 घंटे बाद t2 टाइम पे आते हैं, तो अभी भी अराउंड 100 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यह मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ स्पीड से रिलेटेड कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। और किसी एक टाइम पे 100 मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल इतने स्पीड के, तो किसी और टाइम पे भी लगभग इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे इतनी स्पीड के। तो यहां पे क्या हुआ होगा कि t1 टाइम पे जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी होगी वो तो अब कोलिजन करके अपनी स्पीड चेंज कर चुके होंगे। t1 टाइम पे जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड 400 रही होगी वो तो t2 टाइम तक अपनी स्पीड चेंज कर चुके होंगे, लेकिन क्या हुआ होगा कि t2 टाइम पे कोई दूसरे 100 मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे जिनकी स्पीड इतनी होगी, कोई दूसरे 100 मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने अपनी स्पीड इतनी कर ली होगी। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट है पोजीशन, मतलब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बॉक्स में मान लो आपने यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया और छोटा सा वॉल्यूम आपने यहां पर भी कंसीडर किया, ठीक है। तो स्पीड की जो चीजें, स्पीड से रिलेटेड जो चीजें आपको यहां दिखाई देंगी वही यहां भी दिखाई देंगी। जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स यहां रैंडम मोशन कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स यहां भी रैंडम मोशन कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो ये मतलब हुआ इस पॉइंट का। तो दिस इज सेवेंथ पॉस्टुलेट। हालांकि ये जो पॉस्टुलेट है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम और डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी के लिए काफी है, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही है। ओके, तो हम अपने सारे पॉस्टुलेट्स देखें। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडियल गैस। तो आइडियल गैस एक
ऐसी गैस होती है जो सारे पॉस्टुलेट्स को फॉलो करती है। तो आइडियल गैस फॉलोज ऑल दी पॉस्टुलेट्स, ऑल दी पॉस्टुलेट्स। ठीक है, फिर हमारे पास रियल गैस होती है। रियल गैस क्या होती है? मतलब रियल गैस का एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन। मतलब ये नॉर्मली जो गैसेस पाई जाती हैं वो रियल गैसेस कहलाती हैं। ये गैसेस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये जो है वो सारे रूल्स फॉलो नहीं करती हैं। ऐसा बोल सकते हैं हम कि आइडियल गैस बड़ी ओबीडियंट है, सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। रियल गैस जो है वो ओबीडियंट नहीं है, वो सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। खास करके वो रूल नंबर 6 अगर आपको याद हो तो वो प्रॉब्लम होती है मेन। 6 रूल क्या था? मॉलिक्यूल्स अप्लाई फोर्स on each other only during collision। ये 6 लॉ था, अभी भी हमने पढ़ा था तो आपको याद ही होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि क्या हो रहा था, मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि दो मॉलिक्यूल्स अगर है तो उनपे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है बीच में। तो एक्चुअली जब ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं तब भी इनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है रियल गैसेस में। जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हम इस फोर्स को एक्चुअली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है रियल और आइडियल गैस में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं और रियल गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है, डिफरेंस। और उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा बोला जाता है कि एट लो डेंसिटी रियल गैस टेंड्स टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। एट लो डेंसिटी रियल गैस टेंड टू बिहेव लाइक आइडियल गैस, ऐसा बोला जाता है। क्या मतलब है इसका? एट लो डेंसिटी, लो डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो इस बॉक्स में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लो डेंसिटी का मतलब है कि इसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्चुअली बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे, और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, हर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बोला जा रहा है कि एट लो डेंसिटी, ऐसी सिचुएशन में रियल गैस टेंड टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। ऐसी सिचुएशन में जब डेंसिटी लो है तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लगती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि लो डेंसिटी पे क्योंकि सब दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बहुत कम हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप देखो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम हो गया होगा रियल गैस में, और अब हम इसको वाकई में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि रियल गैस इस पोस्टुलेट को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करने लगेगी उस टाइम। इसलिए रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसा कुछ। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो आइडियल गैस होती है जो ऑल पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है, तो एक्चुअली में ऐसी कोई गैस होती ही नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, हाइपोथेटिकल। तो आप सोच रहे होंगे यार ऐसी अगर कोई गैस होती नहीं है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है? उसको पढ़ने का क्या मतलब है फिर? मतलब यह है कि जो रियल गैस होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आइडियल गैस को समझना आसान होता है, इसलिए हम आइडियल गैस को पढ़ते हैं। और उसको पढ़ने से फायदा ये होता है, क्या फायदा होता है? देखो एटलीस्ट लो डेंसिटी पे तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है ना। तो अगर हम आइडियल गैस को पढ़ ले तो इसका मतलब हम रियल गैस को पढ़ चुके होंगे एट लो डेंसिटी। इसलिए आइडियल गैस को पढ़ना बेकार नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने का मतलब है कि हमने रियल गैसेस पढ़ ली लो डेंसिटी पे। दूसरा फंडा यह भी है
कि रियल गैसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइडियल गैस से अलग होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अलग भी नहीं होती है। आइडियल गैस को पढ़ के जो चीजें हम पता करेंगे वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगी इन अप्रोक्सीमेट सेंस। जैसे आइडियल गैस को पढ़ के आपने कोई चीज निकाली तो वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, सही बात है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वे में वो रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो आइडियल गैस को पढ़ने से रियल गैस के बारे में कुछ अप्रोक्सीमेट टाइप आइडिया लग जाता है, इसलिए हम आइडियल गैस को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मीन फ्री पाथ, तो हमने देखा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, थोड़ा दूर आगे जाते हैं, फिर किसी से कोलाइड करके फिर ऐसे मूव करने लगते हैं, फिर कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ऐसे चलता रहता है उनका। तो रैंडम मोशन बोलते हैं इसको, ऐसे मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, या जिग जैग मोशन ही बोलते हैं इसको, जिग जैग मोशन, या फिर उसका एक्चुअल नाम होता है ब्राउनियन मोशन। तो मॉलिक्यूल्स जो ऐसे रैंडम टाइप का मोशन कर रहे होते हैं इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार इस टाइप के रैंडम मोशन की बात की थी। यहां पे मीन फ्री पाथ डिफाइन किया जाता है। मीन फ्री पाथ का क्या मतलब है? अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है दो कोलिजन के बीच में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हर दो कोलिजन के बीच में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। हालांकि हर बार ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, शुरू में सपोज करो x1 था, बाद में x2, बाद में x3, बाद में x4, ऐसे चेंज होगा। तो इन डिस्टेंसेस की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल, दिस इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू consecutive collisions। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि दो कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है ऑन एन एवरेज, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे हमने बात की कि अगर वेसल में गैस है, मतलब उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से घूमते रहते हैं, अलग अलग स्पीड से। तो उनसे रिलेटेड एक ग्राफ बनाया जाता है लाइक दिस। देखो, एक्स एक्सिस पे यहां स्पीड प्लॉट किया गया। ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बताता है कि अगर आप ये स्पीड सेलेक्ट कर लो फॉर एग्जांपल, तो इस स्पीड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कम मॉलिक्यूल्स है। आप ये स्पीड सेलेक्ट कर लो तो इस स्पीड से चलने वाले बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्पीड चूज कर लो तो इससे चलने वाले कम मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्पीड सेलेक्ट कर लो तो इससे चलने वाले और भी कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसा हमने बात किया है कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड से चल रहे होते हैं, कुछ की स्पीड ज्यादा होती है, कुछ की स्पीड कम होती है। तो आप देख सकते हो, ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड वाले कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम स्पीड वाले भी कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर उनकी स्पीड बीच मीडियम लेवल की होती है। तो दैट इज व्हाट दिस ग्राफ इज टेलिंग। इसमें देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहां पे ये जो स्पीड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो स्पीड है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये वो स्पीड है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये स्पीड अगर 400 है, मतलब 400 की स्पीड से चलने वाले सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। तो ये मतलब है इसका। तो ये जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, इसको हम VMP इस सिंबल से डिनोट करते हैं। VMP का मतलब हुआ